हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि चैनल का नाम है स्टैंड बीपीएससी, उसी के मुताबिक हम लोग स्पेशल बीपीएससी, दरोगा और बिहार एसएससी से रिलेटेड टॉपिक अब करेंगे जीके जीएस का। आज मैं फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है उसे कंप्लीट करवा दूंगा और आप एक बार पढ़ लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप मौलिक अधिकार पढ़े हैं। आपको ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा, ऐसा ट्रिक के जरिए बताऊंगा कि आप मरते दम तक याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों, ये मेरा वादा है। इसलिए मौलिक अधिकार आपने अभी तक देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आपको मिलेंगे। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ मौलिक अधिकार, वो सही में काफ़ी ज़बरदस्त है और ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा और नहीं आपको सुना होगा, नहीं कहीं पढ़ा होगा। तो आज मैं आपको दम स्टैंडर्ड लेवल का बताऊंगा, जीरो से उठाकर हीरो बनाऊंगा संविधान का जो भाग 3 का मौलिक अधिकार है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन। देखिए, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। किस में किया गया है? संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब सबसे पहले आपको जानना है कि मौलिक अधिकार है क्या। आखिर मौलिक अधिकार है क्या? मौलिक अधिकार यानी मौलिक अधिकार किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, आखिर इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये सभी चीज़ों पर मैं बात करूंगा दोस्तों। देखिए, मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, ये आपने यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक कहाँ से, पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। देखिए, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिससे व्यक्ति की पूर्ण रूप से क्या हो, विकास हो सके, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास भी आवश्यक है। समझिए, मैं परिभाषा लिख देता हूँ। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, वे अधिकार हैं जिसमें व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो, पूर्ण रूप से विकास हो सके, उसके साथ साथ विकास हो सके, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास भी आवश्यक हो या संभव हो। आवश्यक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? मौलिक अधिकार। देखिए, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जिसमें व्यक्ति का पूर्ण रूप से विकास हो सके, जिसमें उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास भी आवश्यक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए आगे का हम पोर्शन आपको दिखाते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आगे जैसे कि अब इसमें क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, क्या पूछता है, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। क्या क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यानी फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? क्या बोलेंगे दोस्तों? अमेरिका। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे का देखते हैं। अब हम लोग बारी बारी से क्या पढ़ेंगे दोस्तों, यानी आर्टिकल जो आपका 12 से 35 है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 क्या है, अनुच्छेद 12 आखिर है क्या। आखिर देखिए, संविधान जो है दोस्तों हमारा, एक संविधान एक किताब नहीं है, यह एक विचारधारा है जिसमें समानतावाद और समानता की दोनों की बात कही गई है। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, बशर्ते कि समझने वाले लोगों के ऊपर है। इसे जैसा प्रस्तुत किया जाएगा यह वैसा होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हम लोग इसको हम एनालिसिस कर देते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। क्या है, राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा कहने का मतलब क्या है, यानी कि भारत की सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी स्थानीय पदाधिकारी जैसे बैंक, निजी कंपनी, विद्युत बोर्ड, ये सब अपने आप में क्या है, एक राज्य है, अपना ये एक स्टेट है। यानी राज्य की इस परिभाषा में न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र रक्षा करती है। इसलिए यहाँ तक क्लियर हो गया हो दोस्तों। देखिए क्वेश्चन पूछता है बार बार, मैसूर पेपर्स मिल, जो मैसूर पेपर्स मिल्स बना, मैसूर पेपर्स बाद जो आया था, उसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या था। तो इसमें आप बोलेंगे यही, मैसूर पेपर मिल्सवाद ये था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी पदाधिकारियों का राज्य के परिभाषा में आना इस बात पर निर्भर करता है ताकि उनके शक्तियों का संचालन का वास्तविक स्रोत हो। समझ गए, क्लियर हो गए यहाँ तक। अब चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं। अब चलिए हम आपको अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। अनुच्छेद 13 क्या है, अनुच्छेद 13 क्या है दोस्तों। देखिए अनुच्छेद 13 हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। देखिए अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत, मूल अधिकारों से असंगत, और लिख सकते हैं इसमें तथा उनका अलिपीकरण करने वाली विधियां, तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब इस बात को समझने का खेल है दोस्तों, समझ जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका कहने का मतलब है संसद के द्वारा, यानी संसद आपका होता है, संसद में क्या आ जाएगा दोस्तों, राज्यसभा, लोकसभा, यानी संसद के द्वारा किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। समझ गए, संसद के द्वारा यानी राज्यसभा, लोकसभा के द्वारा किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। देखिए अब आपको हम इसमें मैटर केस दिखाते हैं। जैसे आपका एक केस आया था, क्या एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1900, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य। यह मैटर आया था कब, यह आया था दोस्तों 1951 से 52 ईस्वी में आया था। इसमें क्या कहा गया, ये शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य ये 1951 से 52 में दोस्तों आया था। देखिए ये आया था, तो इसमें क्या कहा गया दोस्तों, टेढ़ा है सीधा कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें ये बोला गया, देखिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि उसके मौलिक अधिकार यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। एक तरफ दोस्तों कहा जा रहा है, यानी आर्टिकल हमारा 13 बोलता है कि संसद के द्वारा, जो राज्यसभा लोकसभा है उसके द्वारा यानी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब यही मैटर पहला संशोधन हुआ था 1951 में, तो 1951-52 में पहला केस पहुंचता है शंकरी प्रसाद बनाम बिहार राज्य केस में, वो लेकर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए
यानी कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि क्या हो, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में क्या प्रभाव ना पड़े। ये क्या बोलता है आर्टिकल 368 के तहत। ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है संशोधन प्रक्रिया, संशोधन प्रणाली। क्वेश्चन पूछता है कहाँ से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में संविधान का स्रोत क्या है, प्रस्तावना क्या है, ये सब मैंने बता दिया है। वहाँ से सब बेसिक चीज़ें आपको आसानी से पता पड़ जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम आपको आगे दिखाते हैं। देखिए आगे क्या करना है, आगे आपको आगे एक और केस आता है आपका कि दशरथ राम बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये सब इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए, ज़रूरी भी है जानना। देखिए मैटर आता है दशरथ, हम ऐसा आज बता देंगे दोस्तों, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, पूरा आपका कंप्लीट करवा देंगे हम। देखिए दशरथ राम राव, दशरथ राम राव दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। देखिए इसमें आया था दशरथ राम राव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश दोस्तों। यह आया था क्या, दशरथ रामराव बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी मौलिक अधिकार के ढांचे को प्रभावित करती है तो उसे न्यायपालिका क्या करेगी, ये शून्य डिक्लेयर करेगी, यानी शून्य डिक्लेयर करेगी, न्यायिक पुनर्वलोकन जिसे बोला जाता है। यानी ये केस गया था, इनको लगा कि हमारे साथ फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो वहाँ पर भी उच्चतम न्यायालय ने इस केस को क्या किया, उसने खंडित कर दिया और बोला कि देखिए आप भाई, संसद ठीक है संशोधन करेगी, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है उसके ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो न्यायपालिका उसे शून्य डिक्लेयर कर देगी। क्लियर हो गया। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVVVI, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत बार सवाल पूछा भी गया है, BPSC हो चाहे UPSC हो। हम बता देते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। दोस्तों यह मैटर कब आया था, यह आया था 1973 में। क्या आया था दोस्तों, देखिए हम लोगों को दोस्तों, देखिए जो बिहार दरोगा हुआ, चाहे BPSC है, स्टेट PCS, कोई भी एग्ज़ाम हो गया किसी भी स्टेट PCS का, हमें एकेडमिक लेवल की चीज़ें नहीं पढ़नी होती है, हमें सिलेक्टेड पढ़ना होता है, हमें खिचड़ी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नॉलेज के लिए आपको जानना है, सिलेक्शन लेने के बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समय का बहुत अभाव होता है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होता है। इन सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान देना होता है। इसमें क्या हुआ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में इसमें क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे और यहीं पर देखिए जो फंडामेंटल राइट था ना केशवानंद भारती, इसी के वजह से संपत्ति का जो अधिकार था वो कानूनी अधिकार दे दिया गया, यही केस के वजह से, याद रखिएगा। अब हम बताते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए इसमें क्या हुआ, 13 जजों की टीम बैठी, कितने, 13 जजों की टीम बैठी दोस्तों। और क्या हुआ, इसमें एक तरफ 7 जज और एक तरफ 6 जज, दोनों की टीमें बैठी और दोनों के द्वारा निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया कि ये जो 7 जजों की टीम थी, इन्होंने कहा कि संसद के द्वारा किसी भी अनुच्छेद में, यानी किसी भी भाग में, अनुच्छेद नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, संसद के द्वारा, संसद आपका तो मैंने बता दिया, याद रखिएगा, संसद राज्यसभा लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखिएगा। तो संसद के द्वारा किसी भी भाग में अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि उसके फंडामेंटल राइट में क्या कोई छेड़खानी ना हो, कोई प्रभाव ना हो, वो जैसा है वैसा ही रहे,
आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आप क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट के साथ छेड़छाड़ करेंगे यानी उसको प्रभावित करेंगे तो न्यायपालिका उसे क्या करेगी, शून्य डिक्लेयर कर देगी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। अब चलिए, अब यहाँ से आपको बताते हैं कि अब वास्तविक रूप से आपको संविधान का पावर दिखाई देगा, यानी जब आप जानेंगे पढ़ेंगे तो आपको संविधान का वास्तविक रूप से पावर का पता चल जाएगा कि आखिर संविधान हम लोग क्यों पढ़ते हैं, संविधान इतना क्यों शक्तिशाली है दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, अब हम लोग फंडामेंटल राइट की बात करेंगे कि हमारे आखिर फंडामेंटल राइट क्यों ज़रूरी है, फंडामेंटल राइट आखिर हम लोगों को क्यों संविधान में संविधान निर्माताओं ने दिया, आखिर क्या वजह था, इस सारे चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि फंडामेंटल राइट कितने हैं। देखिए फंडामेंटल राइट की संख्या मूल संविधान में पूछेगा दोस्तों, मूल संविधान यानी पहले का जो संविधान था जो संशोधन नहीं हुआ था उसमें फंडामेंटल राइट की संख्या 7 थी। कितनी थी दोस्तों, 7 थी। लेकिन अब वर्तमान के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान में, तो मूल संविधान के अकॉर्डिंग यानी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट हैं। कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं दोस्तों, याद रखिएगा। कौन कौन है अब आपको हम बता देते हैं कौन कौन है। देखिए इसमें आपको हो जाएंगे दोस्तों, यानी आपका पहला हो जाएगा समता का अधिकार। क्या है, समता, समता या समानता का अधिकार, वही हुआ समता का अधिकार। समता का अधिकार की बात करें तो ये आर्टिकल 14 से 18 तक में है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता का, हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे दोस्तों, यानी संविधान के भाग 3 में यही विशेष रूप से पढ़ना होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं। अब है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार में आपको हम बताते हैं कि ये कौन कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक में है। कब से है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक में है। उसके बाद देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है आपका आर्टिकल 23 एवं आर्टिकल 24। समझ गए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 एवं 24 में है। उसके बाद देखिए चौथे नंबर में है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म हम सब बताएंगे, ऐसा बताएंगे कि जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये कौन कौन से आर्टिकल में है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। क्या है आपका, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखिए, आगे आपको दिखाते हैं पांचवा में क्या है। देखिए पांचवा में है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये कौन कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 29 एवं 30 में है। ठीक है, उसके बाद है लास्ट आपका छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में क्या क्या पढ़ेंगे आप, तो इसमें आपको आर्टिकल आ जाएगा 31, 32 और भी है। ठीक ना, तो जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों हम वही पढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका 32 आ जाएगा। अब 32 स्पेशली इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम लोग दोस्तों बारी बारी से आपको हम बताते हैं कि आखिर इसका पावर क्या है, आखिर क्यों पढ़ते हैं। अब ऐसा बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, इतना मज़ा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं टेलर। अब चलिए हम लोग बारी बारी से दोस्तों सीखते हैं।
पहला हम लोग पढ़ेंगे समता का अधिकार। अब समता के अधिकार ऐसा चैप्टर है, ऐसा फंडामेंटल राइट है जो आप सीख जाते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, समता का अधिकार। समता का अधिकार में दिख रहा है दोस्तों? ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं कि और अच्छा से दिखेगा। देखिए, समता के अधिकार में क्या पढ़ना है आपको? पहला आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आपका आर्टिकल क्या आ जाएगा? 14। ये आर्टिकल क्या है? यानी विधि के समक्ष समता। हम बताते हैं विधि के समक्ष समता क्या है। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता क्या है अभी आपको हम सिखा देते हैं। देखिए, ये क्या है दोस्तों? यानी भारत सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार भी किसी भी व्यक्ति के साथ विभेद नहीं करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण देना होगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं करेगा। ये क्या हो गया आपका? विधि के समक्ष समता। समझ गए? लिखना तो नहीं पड़ेगा दोस्त, चलिए लिख देते हैं कि आप नोट्स भी बना लीजिएगा। देखिए, भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार भी किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगी। प्रत्येक व्यक्ति को समान संरक्षण देना होगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को वंचित नहीं करेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्त? यानी विधि के समक्ष समानता क्लियर हो गया। विधि के समक्ष, अब देखिए, अगर प्रश्न पूछेगा, कभी कभी पूछता है विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है, तो क्या बोलेंगे? ये ब्रिटेन से लिया गया है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद आपको पढ़ना होगा, देखिए, यह ब्रिटेन के संविधान से इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक नकारात्मक धारणा है। क्या है दोस्तों? यह एक नकारात्मक धारणा है। क्यों है? क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को जन्म या मत के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। इसमें न्यायालय सभी वर्गों को समान रूप से संरक्षण देगा, किसी के साथ विभेद नहीं करेगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस सिलेक्टेड टू द पॉइंट पढ़ना है जितना हमें एग्जाम में ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ से और एक इम्पोर्टेंट मिलता है, विधि का समान संरक्षण। ये प्रश्न में पूछा जाता है, आपको हम सिखा देते हैं। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण हम आपको सिखा देते हैं दोस्तों, आखिर ये क्या होता है। देखिए, विधि का समान संरक्षण जो है ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ये प्रश्न पूछता है, इसलिए ये नोट कर लीजिएगा। यानी विधि का समक्ष समता, विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब जानिए विधि का समान संरक्षण क्या होता है दोस्तों। देखिए, यह अमेरिका के संविधान से इसलिए लिया गया क्योंकि यह क्या था? एक सकारात्मक धारणा था। सकारात्मक धारणा है। इसमें सभी लोगों के लिए कानून कैसा होगा दोस्तों? समान होगा। सभी लोगों के लिए कानून कैसा होगा? समान होगा। और सभी के साथ क्या होगा? समान व्यवहार किया जाएगा। समान व्यवहार किया जाएगा दोस्तों। क्लियर हो रहा है दोस्तों यहाँ तक? यानी किसी भी परिस्थिति में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना होगा, ये है। देखिए, एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विधि की शासन की संकल्पना किसने दिया था? विधि के शासन की संकल्पना किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिए, अल्बर्ट बेन डाइसी। एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका फंडामेंटल राइट से दोस्तों। ये मेरा क्या है? दावा है। ऐसा बता दूंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर हो गया?
देखिए, विधि की शासन की संकल्पना जो था वो अल्बर्ट बेन डायसी ने दिया था। यह क्या थे? एक ब्रिटिश जज थे। क्या थे ये? एक ब्रिटिश जज थे दोस्तों, ब्रिटिश जज थे। इन्होंने 1885 ईस्वी में ये दिया था, जो राज्य की शक्तियों को क्या किया? नियंत्रित किया। ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया था दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलिए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रश्न पूछ देगा तो वो भी मुझे सिखाना है सब आप लोगों को, तो सब सीखना है ज़रूरी। देखिए कभी कभी पूछेगा, यानी आर्टिकल 14 में कुछ अपवाद हैं, याद रखिएगा। आर्टिकल 14 में ही कुछ अपवाद है दोस्तों। क्या है? अपवाद है। तो अपवाद में देखिए क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, यानी समझा देते हैं पहले। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल एवं विदेशी राजनयिकों को इस अनुच्छेद से अलग रखा गया है। यानी भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विधि के समक्ष क्षमता में अंतर किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल आपको पता होगा, जनजातीय क्षेत्र, आप नागालैंड में जाएंगे, यानी जनजातीय क्षेत्र जहाँ पर है, आप वहाँ पर उन लोगों का रीति रिवाज तो अलग है। आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर रोक टोक है, वहाँ पर आप जाकर स्वतंत्र ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें देखिए अपवाद में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनको अपवाद में मतलब इन्हें अलग रखा गया है। इन्हें आर्टिकल 14 में नहीं, क्योंकि इनका रूल अलग है जब ये पद पे रहेंगे तो। समझ गए? अपवाद में क्वेश्चन इसीलिए मैंने बता दिया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं विदेशी राजनयिकों को इस अनुच्छेद से अलग इसलिए रखा गया है ताकि इनको विशेष पावर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं, क्या जानेंगे? आर्टिकल आपको सिखा देते हैं। अरे 15, आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक ना? देखिए अब आपको हम बताएंगे पूरा डिटेल में आर्टिकल क्या है 15। देखिए आर्टिकल 15 क्या है? यानी भेदभाव का अभाव, अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी जिसको बोला जाता है, अनटचबिलिटी या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम लोग भेदभाव का अभाव भी बोल सकते हैं। भेदभाव का अभाव। ठीक है दोस्तों, भेदभाव का अभाव। अब देखिए ये आपको हम बता देते हैं, यानी कि राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ, यानी केवल जाति लिख देते हैं, यानी राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ, किसी नागरिक के साथ केवल जाति, धर्म, प्रजाति या मूलवंश, लिंग, उसके बाद आ जाएगा जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समझ गए? यानी राज्य के द्वारा, मान लीजिए कि आप यानी किसी दूसरे जाति से आते हैं तो आपके साथ ये समझ कर नहीं भेदभाव किया जाएगा कि फलाने जाति से हैं, इस जाति से हैं, उस जाति से हैं, यानी छोटे जाति से हैं, बड़े जाति से हैं, कुछ भी हैं, यानी ये देखकर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। उसके बाद धर्म, यानी आप धर्म देखकर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि ये हिंदू धर्म है, या मुस्लिम धर्म है, या सिख है। किसी को विशेष रूप से आप प्रिविलेज भी नहीं दे सकते हैं, ना ही उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं। अब प्रजाति या मूल वंश के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं कि आप कोई बिहार, कभी कभी बिहारियों के साथ देखते होंगे कि मतलब अच्छा, अभी तमिलनाडु का घटना देख लीजिए, मतलब कि हाँ ऐसा क्या पता नहीं सही था कि क्या था, कि ये मतलब हमको नहीं पता है,
सरकार हालांकि उसने तो खंडित कर दिया जांच में कि जो भी घटनाएं थे गलत था, लेकिन मतलब ऐसे विशेष मूल वंश के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हम लोग स्वतंत्र हैं, भारत सभी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। उसके बाद देखिए लिंग, यानी लिंग के आधार पर भी आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि पुरुष है महिला है, इस पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देखिए अब आपको एक बात समझने वाली है यहाँ पर कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि राज का मतलब क्या होगा दोस्तों। यानी राज, मेन तो राज है ना, राज मैंने लिख दिया राज के द्वारा, तो ये जानना जरूरी है कि राज में क्या क्या आ जाएगा। देखिए राज बोले तो राज में आपका क्या आ जाएगा, संघ सरकार। क्या आ जाएगा, संघ सरकार आ जाएगा। संघ सरकार जैसे पीएम प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री है तो उसी का प्रशासन होगा, प्रशासनिक पद पर है, ठीक है। उसके बाद क्या, राज्य में संसद भी आ जाएगा। संसद बोले तो राज्यसभा लोकसभा, राज्य में राज्य विधानसभा आ जाएगा, राज्य विधानसभा आ जाएगा, विधान सभा आ जाएगा राज्य में। उसके बाद आ जाएगा कार्यपालिका, राज्य के अंतर्गत ही कार्यपालिका आ जाएगा, कार्यपालिका आ जाएगा। मुख्यमंत्री आ जाएंगे, स्थानीय शासक आ जाएंगे। ये दोस्तों सब क्या है, आपके राज हैं। ये राज का मतलब है। अन्य पदाधिकारी भी आ जाएंगे इसमें, अन्य पदाधिकारी भी आ जाएंगे। ये है आपका राज का मतलब। अब आपको हम बताते हैं दोस्तों सरकार। सरकार किसे कहते हैं, सरकार में लोग क्या कहेगा, तो देखिए सरकार में विधायिका आ जाएगा, सरकार विधायिका का अंग है। कार्यपालिका आ जाएगा, यानी सरकार बोले तो कार्यपालिका आ जाएगा, न्यायपालिका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, न्यायपालिका आ जाएगा। कार्यपालिका क्या करती है, पॉलिसी बनाती है दोस्तों, ठीक है। विधायिका ये कोई बिल बनाती है और न्यायपालिका उसे जांच करती है कि ये संविधान के अनुरूप है या नहीं। अगर यह संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो उसे शून्य डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। देखिए आप अब एम्स देखिए, एम्स है तो ये भी क्या है, एम्स भी राज्य का भाग है। क्या है, राज्य का, एम्स भी राज्य का भाग है। आगे देखिए, आगे और जैसे हम लोग बात करें तो देखिए कभी कभी क्या, राज्य के द्वारा जितने भी निर्मित संस्थाएं हैं, राज्य के द्वारा निर्मित संस्थाएं भी ये क्या आ जाएंगी, राज्य में आ जाएगा। निर्मित संस्थाएं, राज्य के द्वारा निर्मित संस्थाएं आ जाएगी। जैसे बात करें हम विद्यालय, विद्यालय आ गया, केंद्रीय विद्यालय आ गया, ये सब क्या है दोस्तों, राज्य, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे अब मान लीजिए पारसी, कोई पारसी है तो क्या वो नहीं बैठेगा, बैठेगा भाई, जरूर बैठेगा। यानी कार्यपालिका को सेना में भर्ती करनी है तो उसे वो हाइट मेंशन भी कर सकती है कि हाँ उसे कितना हाइट के अकॉर्डिंग चाहिए। अब कुछ जैसे मान लीजिए कि कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं उन पर विशेष प्रिविलेज दिया गया है, उनको फिटनेस के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। लिंग, ये सब मतलब क्या, भेदभाव करेगी फिटनेस का। मान लीजिए कि आप बीमार हैं, आप क्या बोलते हैं कि क्राइटेरिया जैसे मांग रहा है कि सीना इतना 85 होना चाहिए, आपका 82 है, तो कैसे वहाँ पर वहाँ पर कर सकती है भेदभाव। फिटनेस के आधार पर किया जा सकता है, शारीरिक लक्षणों पर भी किया जा सकता है, ठीक ना। ये सब अपवाद में है, तो आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए अब क्वेश्चन कभी कभी आ जाएगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि संविधान कागज़ का टुकड़ा नहीं है दोस्तों, यह एक दस्तावेज है, लोगों की कहानियाँ हैं, लोगों का दस्तावेज है, लोगों का विचारधारा है। जीवन ही परिवर्तन का नियम है, आपको पता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए संविधान एक परिवर्तनीय है नियम का, जो समय समय पर संशोधन किया जाता है। अगर कोई जहाज़ में पैदा हो या समुद्र में तो विवाद होने लगता है कि वो भाई कौन क्या कहलाएगा, उसे क्या बोलेंगे, उसका जन्म स्थान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जहाज सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वो समुद्र किस देश में है, किस देश का है, शिप किस देश का है,
उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। और एक और बात समझिए, देखिए हमारे संविधान निर्माता सभी नागरिकों को समान रूप से देखते थे उस समय, और नागरिकों को इकाई के रूप में देखते थे। प्रत्येक प्रत्येक इंसान की दो पहचान होती है। जब हम टाइटल यूज करते थे तो जाति जाति का पहले जाति का पहले आता था नाम, और पहली ऐसे विषमता भी थी और आज भी है। संविधान विधि का दस्तावेज नहीं है, यह समाज को बदलने का तरीका बोल सकते हैं, और समाज का परिवर्तन का फॉर्मूला भी है। आजकल उच्चतम न्यायालय यहाँ तक कह दिया है कि कोई प्राइवेट एजेंसी है, वह सार्वजनिक कामों में लगी है तो वह भी राज्य के अंतर्गत ही आएगी। अब ऐसा नहीं कि ये किसी लड़के का नंबर बांट दे, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, अमेठी यूनिवर्सिटी, ये सब नहीं होगा। ठीक है, नागरिक विदेशी न हो। क्लियर हो गया दोस्तों। देखिए एक और मैं बताया था दोस्तों, आर्टिकल 14 में बताया था ना आप लोगों को। देखिए, राज्य विधि बनाकर लोगों के संरक्षण करेगा योजनाओं के, यानी मैं आपको दिखा देता हूं कि डाउट ना हो। देखिए यहाँ पर मैं आर्टिकल 14 बताया था, तो इसमें एक और चीज़ आप बोलिएगा कि राज्य विधि बनाकर लोगों की संरक्षण करेगा, योजनाओं के द्वारा लोगों को संरक्षण प्रदान करेगा और राज्य वंचितों का ध्यान रखेगा। कभी कभी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए विशेष प्रिविलेज दिया गया है। पति पत्नी की किसी भी तरह की अगर पति पत्नी की पिटाई करता है तो वह जेल जाएगा। महिलाओं को विशेष प्रस्तुति की सहायता दी गई है, विशेष प्रिविलेज दिया गया है। अमेरिका में सबके लिए एक समान अधिकार है। हमारे यहाँ 5000 साल परंपराओं का इतिहास है। जाहिर सी बात है यहाँ विषमता की खाई होगी। हमारे यहाँ संविधान सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। तो यही सब बात है दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे आपको दिखाते हैं। अब क्या देखना है दोस्तों, आर्टिकल हम 15 के 1 देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल हम अनुच्छेद दिखाते हैं आपको, यानी आर्टिकल 15 क्लॉज 2। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में कि यानी विषमता के विशेष स्थानों को माना करता है। विषमता के विशेष स्थानों को क्या करता है, माना करता है। यानी राज्य के द्वारा केवल जाति, धर्म लिख देते हैं, वही बात आ गया। इसमें क्या है, राज्य के द्वारा केवल जाति, धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगी दोस्तों। यानी देखिए दुकान हो गया, अगर कोई व्यक्ति दुकान पर जाता है कोई भी, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। सार्वजनिक स्थान हो गया, ठीक है, 1 मिनट रुके। यानी कहने का मतलब है दुकान या सार्वजनिक जगह हो गई, कोई सार्वजनिक जगह हो गई, वहाँ पर कोई जाता है तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। होटल हो गया, सार्वजनिक होटल हो गया, वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह, तो वहाँ पर किसी के साथ रुकावटें नहीं होनी चाहिए। कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क। लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, यानी इंसानों को जानवर के पानी नहीं पीने दिया जाता था, इंसानों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, लेकिन जानवर उस तालाब के पानी पी सकते थे। हमारे देश में इतनी मतलब रूढ़िवादी परंपराएं थी जो लगभग आज न के बराबर है दोस्तों। देखिए यानी लेकिन अपवाद में बोल सकते हैं, किसी को स्किन डिजीज है तो उसे रोका जा सकता है। मान लीजिए किसी को स्किन डिजीज है, वो जाकर तालाब में स्नान करता है तो उसे रोका जा सकता है, क्योंकि वो पूरा तालाब प्रदूषित हो जा सकता है। किसी को मान लीजिए किसी को तैरने नहीं आता है, स्विमिंग पूल में जाता है तो वहाँ रोका जा सकता है। आप ये नहीं करेंगे कि इसने रोका तो आप डायरेक्ट कहाँ सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए। भाई आपको तैरने नहीं आता इसलिए रोका होगा, नहीं तो आप कहीं डूब कर मर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे
आर्टिकल आगे का देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो पूछा गया था। क्या पूछा गया था 1950 में? देखिए 1950 में क्या होता है, 1950 में यानी मद्रास सरकार ने जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण दे दिया 1950 में। ठीक है, मद्रास सरकार ने मेडिकल कॉलेज में क्या किया, जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया। और क्या हो गया, कमजोर वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिए 46 राज्यों के द्वारा लागू कर दिया गया। लेकिन ये किसके अंतर्गत, 15 क्लॉज 4 के आधार पर। लेकिन वही 15 क्लॉज 1 के आधार पर हम देखें दोस्तों, 15 क्लॉज 1 के आधार पर, तो इसमें देखिए जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्या है, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ क्या हो जाता है, टकराव हो गया कि फंडामेंटल राइट की बात थी दोस्तों, यहाँ पर टकराव आ गया था, दोनों एक दूसरे में टकराने लगे, फंडामेंटल राइट की बात आ गई थी। तो मद्रास की एक नागरिक जिनका नाम था दोस्तों, और देखते हैं लिखकर, मद्रास के एक नागरिक थे, उनका क्या नाम था दोस्तों, यानी आपको हम दिखाते हैं लिखकर, उनका नाम था दोस्तों चंपक दोराई राजन। चंपक दोराई राजन ये क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। देखिए तो 1951 में क्या हुआ, 1951 में उस समय न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री थे। पतंजलि शास्त्री कौन थे, पतंजलि शास्त्री न्यायाधीश थे। उन्होंने कहा कि सरकार फंडामेंटल राइट को समाप्त नहीं कर सकती है। क्या कहा उन्होंने, कि सरकार जो है ये फंडामेंटल राइट को समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया दोस्तों। क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और यह समाज के परिवर्तन में रोड़ा बन रहा था 15+1 के अनुसार। तब संसद ने संविधान का पहला संशोधन किया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा तब तो दिक्कत हो जाएगा, तब उस समय संशोधन किया गया और 15+4 जोड़ा गया, 15+4 जोड़ा गया। और इसमें लिखा गया, क्या लिखा गया दोस्तों, कि राज्य के द्वारा सामाजिक, क्या लिखा गया, लिख देते हैं हम आपको, राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े, क्या हो जाएगा, शैक्षिक पिछड़े, यानी शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो हैं, पिछड़े के उत्थान के लिए, पिछड़े के उत्थान के लिए एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए क्या विशेष उपाय किया जाए। यानी राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक जो पिछड़े रूप से हैं उनके उत्थान के लिए, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विशेष प्रिविलेज का व्यवस्था किया गया इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जैसे कि वर्ग कौन से भाई, कैसा सिचुएशन होना चाहिए, तो आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के आधार पर, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन के अधिकार पर जो लोग जातीय व्यवस्था में हैं वो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, और वे जो पिछड़े होने के कारण क्या हुआ, शैक्षणिक में पीछे हो गए। इसलिए संविधान सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ये संशोधन किया गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सामाजिक शैक्षणिक कैसा होना चाहिए। देखिए पिछड़े वर्ग की हम बात करें, पिछड़े वर्ग की बात करें तो देखिए एक केस आता है 1993 में कि राष्ट्रपति उस समय कौन थे, काका कालेकर साहब थे। उन्होंने कमीशन बनाया, राष्ट्रपति काका कालेकर कमीशन बनाया और बिंदेश्वरी प्रसाद बीपी मंडल को काम दिया गया 1979 में। बीपी मंडल एक आयोग आया, बीपी मंडल कब आया,
1979 ईस्वी में। और इन लोगों को काम दिया गया क्या, पिछड़ा वर्ग ढूंढिए। क्या कमीशन बनाया, पिछड़ा वर्ग ढूंढने के लिए बनाया गया। और बीपी मंडल बिहार के पूर्व सीएम भी हैं, आपको पता है। पिछड़ी जातियाँ और पिछड़ी वर्ग के लिए समितियां बनाई गई। और चौधरी चरण सिंह का चौधरी चरण जी क्या नाम था उनका, चौधरी चरण सिंह, सॉरी माफ़ कीजिएगा, चौधरी चरण सिंह का मुरारजी देसाई से उस समय बनता नहीं था। और यहाँ जनता पार्टी की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी की सरकार बनी। फिर यहाँ पर सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक की बात किया गया। दोस्तों क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल यानी 15 के क्लॉज 5 में। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए इसके लिए क्या किया गया, 93वां संविधान संशोधन 2005। उस समय सरकार किसकी थी, उस समय सरकार मनमोहन सिंह की थी। किसकी थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। वो समय पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। और संघर्ष उस समय क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा होने लगा। हर पार्टी पिछड़े जातियों की बात कर रही थी कि हम आपके लिए ये करेंगे, हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ों के उत्थान के लिए, विकास के हित में कार्य करेगी। फिर क्या होता है दोस्तों, 1990 में वीपी सिंह की सरकार बनती है। वीपी सिंह की सरकार बनती है और वो कहाँ से थे दोस्तों, यूपी से थे। ठीक है, वीपी सिंह यूपी से थे। और मंडल आयोग क्या हुआ, उन्होंने लागू करवा दिया। मंडल आयोग को वीपी सिंह ने लागू करवा दिया दोस्तों। ठीक है। और संघ सरकार की सेवाओं में क्या किया गया, 27% का रिजर्वेशन पिछड़ी जातियों को लागू कर दिया गया। क्योंकि उस समय जो कि पता है ये वीपी सिंह जो थे ये बहुमत की सरकार नहीं थी। ठीक ना, बहुमत सरकार नहीं थी इसलिए, क्योंकि गठबंधन सरकार थी किसकी, बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी की थी। तो उस समय अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सिविल सेवा, ये सबको विशेष रूप से दिया गया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा कौन सा आर्टिकल बचता है, अब हमारा बचता है यानी 15 का क्लॉज 6। इसमें था कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सभी प्रकार के केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए। यानी 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत आरक्षण दिया गया। निजी शैक्षिक संस्थान में भी शामिल होगा 10%। ठीक है दोस्तों, ये लागू कर दिया गया है, जिसे हम लोग EWS बोलते हैं इन लोगों को भी, यानी जनरल लोग वाले जो हैं उनको मिल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 की बात करेंगे, आखिर ये है क्या। देखिए लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 16 क्या है, लोक नियोजन में समानता। यानी राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार सभी नागरिकों को अवसर की समानता देगा। राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार के माध्यम में सभी नागरिकों को अवसर की समानता दिया जाएगा। एग्जाम्पल जैसे दिखाते हैं, यूपीएससी की फॉर्म, एसएससी, ये सभी के द्वारा इसमें अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि सरकार कोई फॉर्म निकाले अपने मनमानी तरीके से, तो ऐसा नहीं होगा। यानी एक विधिवत तरीका से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम अब आगे आपका कौन सा बच जाता है आर्टिकल, अब आपका आगे बच जाता है आर्टिकल 16 क्लॉज 2। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बचता है। इसमें यानी सरकारी सेवाओं में समानता। सरकारी सेवाओं में समानता। सरकारी सेवाओं में समानता की बात कि हम लोग बात करेंगे। आखिर इसमें क्या है, देखिए राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में केवल नागरिकों के साथ धर्म, जाति, प्रजाति लिख देते हैं। देखिए राज्य के द्वारा क्या हो जाएगा, नियुक्ति एवं रोजगार। समझिए, नियुक्ति एवं रोजगार, राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार में केवल नागरिकों के साथ धर्म, जाति,
प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान। जन्म स्थान बोले तो निवास उसी में आ जाएगा, या आवाजनन, या आवाजनन के आवाजनन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी सरकारी नौकरियों में सभी को समान वेतन मिलता है। इन सब के बावजूद भी महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। उस समय एक रूढ़िवादी परंपरा थी, जो ये अब तो सभी के लिए भर्ती किया जा रहा है, महिलाओं को और पुरुषों को भी। पुरुषों को तो पहले से, लेकिन महिलाओं को अब भर्ती करना शुरू कर दिया है ना सरकार ने। अब देखिए, अब आर्टिकल हम लोग जानते हैं 16(3). 16(3) जानते हैं आखिर ये क्या है। तो देखिए, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। इसके लिए संसदीय विधि आवश्यकता होगी। क्या होगा? संसदीय विधि, यानी संसद बोले तो राज्यसभा लोकसभा के द्वारा विधि बनाना होगा। संविधान में आरक्षण का प्रावधान अलग है, जबकि और पॉलिटिक्स का आरक्षण अलग है। ये साफ है, तो आपको पॉलिटिक्स के रूप में नहीं देखना है। हालांकि पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो पॉलिटिक्स रूप से भी थोड़ा बहुत सोचना लाजमी है। यहाँ स्थानीय लोगों को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। जैसे अब देखो, आप लोगों को पता है कि स्थानीय की बात आ गई तो शिवसेना, उन लोगों ने क्या निकाल दिया था, लुंगी भगाओ पुंगी बजाओ। भाई ऐसा करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अरे बिहारी भी तो भारत का अंग है, ऐसा थोड़े हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं अब आर्टिकल 16(4). इसमें क्या कहा गया था, यानी राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, देखिए समझने वाला खेल है, यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत, राज्य के द्वारा या राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नौकरियों के किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा। समझने के खेल है। देखिए, राज्य के द्वारा, राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में नागरिकों को किन्हीं पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा यदि सेवाओं में क्या हो, प्रतिनिधित्व अपर्याप्त हो। यानी जितनी जिसकी संख्या उतनी भागीदारी, लोकतंत्र का वास्तविक मतलब, यानी जिसकी जितनी संख्या उतनी उसनी भागीदारी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है अभी देखिए के मुताबिक। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय आएगा वो क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय होना है दोस्तों। उसके बाद देखिए एक केस आया था दोस्तों 1992 में। क्या आया था? 1992 में एक केस आया था आपका, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम वह भारत संघ। ठीक है दोस्तों, ये केस आया था इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि, उच्चतम न्यायालय ने पिछड़ेपन का कारण क्या बताया कि सामाजिक रूप से क्रीमी लेयर का विचार, ये इंदिरा साहनीवाद के सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और क्रीमी लेयर, जनरल क्लास, आपको पता होगा दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि भारत में आरक्षण का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति, तो आप क्या करेंगे, आरक्षण व्यवस्था, देखिए आरक्षण की व्यवस्था केंद्र और राज्यों में सरकारी नौकरियों के आधार पर है, आपको पता होगा। कल्याणकारी योजनाओं में होना चाहिए, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है। हर जैसे प्रत्येक वर्ग हो गया, उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अब आरक्षण का हम स्थिति जानेंगे तो जैसे देख लीजिए, एससी, जो एससी समुदाय हैं उनको 15% अभी का सिचुएशन है। अनुसूचित जनजाति, एसटी की बात करें तो 7.5% है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की बात करें, ओबीसी, तो ओबीसी 27% है। और सामान्य वर्ग जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं उनको, हालांकि ये 10% है लेकिन संवैधानिक नहीं है। आपको पता है ये कब हुआ? 24वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया है। इसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 16(2) का उल्लंघन मानते हुए जाति आधारित आरक्षण पर रोक लगा दी थी। और न्यायालय ने कहा
कि आदेश जैसे आर्टिकल 29(2) के तहत भारत में प्राप्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों को ये क्या करता था, प्रभावित करता था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए अब आगे हम आपको बताएंगे कि देखिए चूँकि जो ये आर्टिकल है यानी अनुसूचित जाति 15% ये संख्या के अनुसार है, यानी इसकी तय सीमा कब की गई, 1955 से। ये यानी ये संख्या के अनुसार है, ठीक है, ये और 1990 में ये लागू हुआ ओबीसी का। ठीक है, जो आरक्षण की संख्या बढ़कर हो गई है दोस्तों वह 49%। और 2022 के अनुसार बात करें दोस्तों, 2022 के अकॉर्डिंग तो ये आरक्षण की सीमा क्या हो गई है, 60% हो गई है। और इंदिरा साहनीवाद में कहा गया था क्या, इंदिरा साहनीवाद में 1992 में क्या कहा गया था कि ये आरक्षण की सीमा जो है ये 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सीमा का निर्धारण यानी अवसर की समानता का उल्लंघन आर्टिकल 335 में क्या कहा गया है दोस्तों, ये 335 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, दिख रहा है दोस्तों, यानी 335 में SC/ST को आरक्षण देते समय इस बात को ध्यान रखा जाए कि सरकारी सेवाओं की कुशलता प्रभावित न हो। यानी आरक्षण दिया गया है तो वंचित वर्गों के उत्थान के लिए, न कि ऊंचे वर्गों के साथ भेदभाव के लिए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि मूल अधिकारों का एक सहयोगी भाग है, यानी कंपटीशन खत्म ना हो, समानता खत्म ना हो, जिसे कायम रखना है। और फिर बात करें हम क्या, 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जब PM कौन थे, नरसिंह राव थे। कौन थे, नरसिंह राव थे। उन्होंने 16 क्लॉज 4 के अनुसार बताया, बी के अनुसार, कि पदोन्नति में आरक्षण बना रहे। और नागराजनवाद आता है एक, क्या आता है, नागराजनवाद आता है। कब आता है दोस्तों, ये 2006 में आता है। इसमें क्या कहा गया, पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई, इससे सेवाओं की कुशलता प्रभावित न होगी, यह बात कही गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, आर्टिकल 17 देख लेते हैं। अब आपको हम बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यानी आर्टिकल कौन सा, यानी आर्टिकल अब आपको हम बताएंगे 17। ठीक है दोस्तों, क्या बताएंगे, आर्टिकल 17 दिखाते हैं कि ये क्या है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 17 की बात करें हम तो इसे अनटचबिलिटी यानी अस्पर्शीयता का अंत बोला जाता है। अस्पर्शीयता का अंत यानी इसका प्रयोग किसी भी रूप में दंडनीय अपराध है। राज्य विधि का निर्माण करेगा, क्या करेगा, विधि का निर्माण। यानी 1955 की बात है दोस्तों, पहली बार अस्पर्शीयता निवारक अधिनियम लगाया गया। कब लगाया गया, 1955 में अस्पर्शीयता निवारक अधिनियम, अस्पर्शीयता निवारक अधिनियम लगाया गया। 1976 में क्या किया गया, इसमें इंदिरा गांधी सरकार, कौन था, इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय। और आपको पता है कि 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी आपातकाल लगा था। ठीक है दोस्तों, तो उसी समय क्या बना, कानून बना, नाम बदलकर इसका कानून बनाया गया, नाम बदलकर, यानी नेम चेंज कर दिया गया, यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या बनाया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया दोस्तों। क्लियर हो गया यहाँ से। देखिए, यानी कहने का मतलब है यानी इसका हम प्रभाव की बात करते हैं। चलिए प्रभाव की बात करें इसमें तो क्या हो जाएगा, यानी दंड की मात्रा होनी चाहिए। तो इसमें दंड की मात्रा निर्धारित किया गया, कितना होना चाहिए, यानी 2 वर्ष होना चाहिए, 2 साल। दंड की प्रक्रिया बताया गया, यानी प्रक्रिया क्या होना चाहिए,
यानी दंड की प्रक्रिया होगा, यानी ये क्या होगा, बीमार में, यानी बोले तो बीमारी में नहीं लागू होगा। यानी पुलिस जब किसी व्यक्ति को पकड़ता है वह निर्दोष होता है, क्योंकि न्यायपालिका पुलिस से पूछती है कि प्रूफ क्या है। बाकी मामलों में प्रमाण राज्य देगी, लेकिन स्पर्शियता में न्यायपालिका व्यक्ति को दोषी मानेगी। एक्ट बना था कब? एक्ट बना था दोस्तों 1989 में। वीपी सिंह पीएम थे उस समय। उस समय क्या किया गया, एससी एसटी को प्रताड़ित आप नहीं कर सकते थे। एससी एसटी को आप क्या प्रताड़ित नहीं कर सकते थे, यानी जिसको छुआछूत बोले प्रताड़ना, वो आप नहीं कर सकते थे। यानी क्या करेगा, अगर ऐसा करते हैं तो वो सूचित करते थे किसको, एससी एसटी आयोग को। ठीक है, इस कंडीशन में आप न्यायालय भी जा सकते हैं या आयोग भी जा सकते हैं। वैसे भी आर्टिकल 17 के अनुसार यानी अब्सोल्यूट राइट है, ये निरपेक्ष अधिकार है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम लोग, यानी कहने का मतलब है कि देखिए, स्पर्शियता जिसे हम लोग एससी एसटी बोलते हैं, लोग केस करते हैं, किसी के साथ भेदभाव होता है, जो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, मानवतावादी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होंगे, वो सब इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, और ख़ासकर जो बिहार ऐसा राज्य है, यहाँ पर कितना बड़ा इन सब चीज़ों को देखा जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी परिस्थिति में आप स्पर्शियता का अंत कर दिया गया है, अगर आप करते हैं तो आप दंडनीय अपराध है यह, यानी सभी के साथ गरिमा रहस्य के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब हम आपको बताते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। देखिए, उपाधियों का अंत, इसमें बोला गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत देखिए, समझिए क्या है। देखिए, किसी भी तरह की उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। जैसे पहले के अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब अंग्रेज़ों का शासन था हमारे देश में, सर, लॉर्ड, राय बहादुर, यह एक समाज में विषमता फैलाता था। उस समय ऊंच नीच की भावना दिखाता था, किसी को लॉर्ड बोलिए, तो ये परंपरा अब ख़त्म कर दिया गया। हालांकि आप इस किसी भी तरह की उपाधि लेना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेना होगा राष्ट्रपति से, भारत सरकार से। ठीक है, उपाधि विवाद आया था एक केस 1954 में, उपाधि विवाद। ठीक है, उपाधि का विवाद आया था एक 1954 में, और इसमें संघ सरकार ने कहा कि हम कुछ पुरस्कार देंगे, जैसे भारत रत्न। भाई, भारत रत्न देंगे तो और क्या, बाकी लोग क्या हैं? आप मतलब एक व्यक्ति को भारत रत्न, यानी भारत का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, और बाकी क्या है, नाले के टुकड़े। तो वहाँ पर भी एक विवाद उठेगा, आगे हम बताते हैं। पद्मश्री, क्या था, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये सब था दोस्तों। तो इसकी एक बैठक होती है 1977 में। क्या होता है, 1977 में बैठक होती है। यानी एक व्यक्ति की, देखिए आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, एक व्यक्ति की जो फिंगरप्रिंट होती है, दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं मिलता। आप बहुत मूल्यवान व्यक्ति हैं। फिर आप यहाँ पर मतलब बहुत विवाद हुआ था उस समय, यानी सबके साथ समानता के साथ व्यवहार किया जाए। आप किसी को भारत रत्न, किसी को नाले का टुकड़ा बोले, तो उस समय बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो देखिए, आगे हम आपको बताते हैं क्या हुआ था दोस्तों, वो आपको हम सिखा देते हैं। देखिए, क्या हो गया ना दोस्तों कि बात 1977 में जनता पार्टी क्या की, 1977 में जनता पार्टी, विवाद होने लगा, समाजवादी पार्टी, इन लोगों में विवाद छिड़ गया। यानी फिर क्या होता है, 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार बनी, तो फिर से उस समय इसे क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। बैठक हुआ था जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ 1980 में, फिर से भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये शुरू कर दिया गया। फिर क्या होता है, 1995 की बात आती है। 1995 की बात आती है, यानी बालाजी राघवाद एक केस पहुंचता है। क्या था, बालाजी राघवन वाद, एक न्यायालय में कोर्ट एक केस पहुंचता है दोस्तों।
बालाजी राघवनवाद। और इसमें कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने, इसमें 5 जजों की टीम बैठी और इसमें कहा गया कि उपाधि एवं पुरस्कारों में अंतर के द्वारा किया जा सकता है, यानी विभेद को बात कर रहे हैं, यानी पुरस्कार का प्रयोग नाम के आगे पीछे नहीं होना चाहिए, पुरस्कार के आवंटन में पारदर्शिता होनी चाहिए। बालाजी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी समानता और कुशलता आपस में विरोधी नहीं होनी चाहिए, ऐसा करेंगे तो विभेद होगा, जाहिर सी बात है। तो समानता और स्वतंत्रता में यही बात बोला गया है इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं इसमें समानता और स्वतंत्रता का कुछ महत्व। देखिए, समानता और स्वतंत्रता के महत्व की बात करेंगे, हम लिख देते हैं समानता और स्वतंत्रता। समानता और स्वतंत्रता का महत्व, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा ना हो कि समाज में समानता देकर स्वतंत्रता छीन ले, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो फिर मानव होने के कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अमेरिका में समानता कम, स्वतंत्रता ज़्यादा है। अमेरिका में क्या है, समानता कम लेकिन स्वतंत्रता ज़्यादा है। और चाइना में, तो कहने का मतलब है अमेरिका में समानता कम, स्वतंत्रता ज़्यादा है, चाइना में समानता ज़्यादा है लेकिन आज़ादी कम है। यानी पहले तो आप कोई, जैसे कि स्टूडेंट लोग विरोध किया सरकार का, सरकार क्या करती थी, चाइना में रोलर चलवा देती थी, जिंदा कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी ये सब था वहाँ पर। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार अब हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा समानता का अधिकार ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो रहा है तो क्या करते हैं, यहीं पर इसको रुकते हैं और आगे का फिर हम लोग देखेंगे आर्टिकल, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक देखेंगे। अब पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और फैक्ट के साथ, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे कहीं से भी कोई पूछ ले आपसे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।